यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में किन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करता है, कौन सी थीम पर फोकस करता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, कैसे पता करते हैं, कैसे समझते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए आइए यूपीएससी से ही पूछते हैं, उनके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। अभी रिसेंटली यूपीएससी डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। रिसेंटली उसने ईपीएफओ को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है संडे को। तो ईपीएफओ में किस थीम पर फोकस है, किन टॉपिक्स पर फोकस है, तो सब्जेक्ट वाइज हम ये निकालेंगे कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है और उन थीम्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हम सब कुछ पढ़ लें और रिवाइज करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आइडेंटिफाई करके रखें, ताकि आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो सके। मैं कभी नहीं कहता कि आपको सारा कंटेंट आपका पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन पढ़ने के बाद आपको अपना कंटेंट रिफाइन करना पड़ेगा। क्या चीज़ ज़्यादा रिवाइज करनी है, क्या चीज़ कम रिवाइज करनी है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि समंदर पूरा पी जाना बहुत मुश्किल है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो चुल्लू भर कंटेंट जिसको आप बार बार रिवाइज करके उस कंटेंट से बेहतर आउटपुट गेन कर सकते हैं। देखिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट क्या होगा, वो नोट्स पढ़ेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, खूब ढेर सारे एमसीक्यू लगाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑफिसर बनेगा, जो टॉपर बनेगा, दे विल अंडरस्टैंड यूपीएससी एग्जामिनर्स माइंडसेट। AIR1 शक्ति दुबे ने भी यही बोला, आपकी रिसेंट टॉपर हैं, उन्होंने ये बोला कि यूपीएससी का प्री 3 बार मैं इसलिए फेल हुई क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट को पीवाईक्यू ढंग से ना एनालाइज करके मैं ये गलती कर रही थी। तो मैंने फिर पीवाईक्यू एनालाइज किए, एग्जामिनर को समझा और फिर जाके प्री दिया, तो बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एग्जामिनेशन यूपीएससी का है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक का नहीं। गलती मत करिए। यूपीएससी एग्जामिनर इतने बेहतर सवाल बना रहा है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, उन बेहतर सवाल को देखिए, उनसे थीम, उनसे टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए, आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे। सबको लगता है यूपीएससी का प्री बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, पर टू एन एक्सटेंट आप इसको प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं विद द गेम ऑफ रैशनैलिटी, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूं इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है होप प्रशांत। हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ईपीएफओ में कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, उनसे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक्स पूछने का रैशनल क्या है। अंत तक बने रहिएगा, अंत में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर भी करूंगा। आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है ईपीएफओ में, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-2026 के बारे में, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। एस्टिमेट दैट इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हैज डबल्ड फ्रॉम 2021 टू 2024। ये सवाल पूछे जाने का रैशनल क्या है? क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट जो है 2021 में पब्लिश की गई थी, और इस रिपोर्ट को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और ये करंट अफेयर का पार्ट है, क्योंकि 2024-2026 तो पहली रिपोर्ट जो आई थी 2020 से 2022 के लिए आई थी, और जो अभी आई है वो 2024 से 2026 के लिए आई है, विच मीन्स 5 to 6 ईयर्स कंप्लीट किए। इसलिए करंट अफेयर का लॉजिक और साथ में रैशनल ऑफ 5 ईयर्स को मिक्स करके यूपीएससी ने ईपीएफओ में सवाल पूछा इस रिपोर्ट के बारे में। तो क्या जब मैं वन शॉट बनाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में प्रीलिम्स के नजदीक में, तो क्या ये रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा? मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। व्हाई आई विल इंक्लूड दिस रिपोर्ट? क्यों हर बार जब मैं स्कीम की एक वीडियो बनाता हूं या रिपोर्ट्स की एक वीडियो बनाता हूं, उसी से ही स्कीम पूछे जाते हैं, उसी से ही रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं? क्योंकि मैं एग्जामिनर को समझने के लिए एग्जामिनर की ही हेल्प लेता हूं। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा, मैं तो आपको सबसे ईजिएस्ट वे बता रहा हूं कि एग्जामिनर को समझना है, एग्जामिनर के ही पास जाओ। तो अगर वेलफेयर स्कीम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रोटेक्शन में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ईपीएफओ में पूछा गया और उसका लॉजिक क्या है 5 साल। हम इसके आंसर्स नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हम समझने कुछ और हैं, इसके जवाब हम देखने नहीं आए। हालांकि मैं बता सकता हूं, पर वो एंड गेम जब हम करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे, या हम कहीं और कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा मोटिव क्या है, मकसद मत भूलिए। मकसद क्या है भाईजान? मकसद ये है कि हमको अभी ये समझना है कि थीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल समझा। जैसे अगर ये सवाल पूछा यूपीएससी ने ईपीएफओ में कि फिजिकल हेल्थ 2025 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की सब इंडिसाइसेस। ये सवाल पूछा, ये किस इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडेक्स ऐसा आया, पहली बार कोई चीज हो रही है तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में है तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये इंडेक्स मैं अपने रिपोर्ट वाली वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ईपीएफओ में पूछा।
लॉजिक क्या है? कुछ चीज पहली बार हो रही। नीति आयोग, अ वेरी स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्या? बिल्कुल रिपोर्ट होगी। यूपीएससी ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा योजना क्यों पूछा? 2015 में आई थी योजना, 2025 में 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 10 years ऑफ मुद्रा योजना। तो यूपीएससी ने देखो लिखा भी है, सिंस इट्स लॉन्च इन 2015, which means they are giving also the direction कि 10 years कंप्लीट होते हैं। I'll ask question। निष्ठा स्कीम के बारे में पूछा, मैं अभी बताऊंगा बाकी चीजें। तो ये चीजें जो हो रही है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसी वीडियो बनाता हूं। कोई शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क मींस मोर हार्ड वर्क बट इन अ राइट डायरेक्शन, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए, ये जो मैंने आपको समझाया कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, क्या रैशनल से पूछे जा रहे हैं, इसी को सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर करके ऐसे बना के लेके आया, ताकि आपको थीम भी बताऊं, टॉपिक भी बताऊं और उसका रैशनल भी समझाऊं जहां पर एप्लीकेबल है। तो आइए समझते हैं ईपीएफओ 2025 की कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है फ्रॉम दी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 2 सवाल पूछे गए हैं रिवोल्ट्स के ऊपर, रिबेलियन के ऊपर सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। तो क्या अगर ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, तो क्या इस बार रिवोल्ट्स, रिबेलियंस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, डिफरेंट रिवोल्ट्स, किसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, किसको 150 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी सवाल पूछेगा। तो एक सवाल उन्होंने पूछा, द रिबेलियन दैट ब्रोक आउट एट रेगुलर इंटरवल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन द हिल रीजन ऑफ द विशाखापट्टनम पॉपुलरली नोन एज गुदेम एरिया वर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये सवाल पूछा। और एक सवाल पूछा कि डेक्कन रिवोल्ट है, संथाल रिबेलियन है, खेरवार मूवमेंट है, रंपा रिबेलियन है, इनको आप क्रोनोलॉजिकली आप ऐड कर दीजिए फ्रॉम दी स्टार्टिंग विद दी अर्लीस्ट टू। तो ये सवाल पूछा क्यों और सवाल पूछने का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट आपको टाइप भी समझना है कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोनोलॉजी। यूपीएससी बहुत ढेर सारे सवाल पूछता है जो क्रोनोलॉजी पर है। तो जब भी ऐसे इवेंट्स पढ़ें, उनकी ईयर आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर पाएंगे। संथाल रिबेलियन, रंपा रिबेलियन कब आया था, उसको कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको और अंदर जाके घुसना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों। आई होप थोड़ा सा होमवर्क भी देता जाऊंगा ताकि आप अपना भी दिमाग लगाएं और अपना भी होमवर्क करें। लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है कि यस, इस बार रिबेलियन एंड रिवोल्ट्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनर के कॉन्टेक्स्ट में, यूपीएससी प्री 2026 के लिए। नेक्स्ट सवाल पूछा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की थीम से। सवाल क्या था, होम रूल मूवमेंट के बारे में। होम रूल मूवमेंट क्यों पूछा? होम रूल आया था 1916 में और 2026 में इसको 110 साल कंप्लीट होंगे, 110 ईयर्स कंप्लीट हो रहे। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फ्रॉम दी होम रूल मूवमेंट। ये पूरा सवाल पूछा, सवाल नहीं पढ़ेंगे, आंसर नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये होम रूल पूछा, तो हमें देखना पड़ेगा 110 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1916 में और क्या क्या हुआ था, 1915 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था, थोड़ा सा आगे पीछे का भी। करेक्ट। तो 1916 में अगर लखनऊ पैक्ट हो रहा है साइन, तो क्या लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा? ये कॉन्टेक्स्ट है। आई होप यूर लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग किस डायरेक्शन में आपको काम ज्यादा करना है, कौन सी ईयर पे। हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे, नो डाउट पूरी पढ़ेंगे, पर कहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, किनको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईपीएफओ के एग्जामिनेशन से यूपीएससी कह रहा है कि देखो होम रूल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं और इस टाइप का सवाल पूछ रहे हैं, तो पूरा रीड कीजिए आप। आपका काम है कि इनको पूरा रीड करना, इनको लगाना, इनको सॉल्व करना अपनी गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन नॉलेज से। टाइप देखिए किस टाइप के सवाल पूछते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो ये सवाल जो पूछा 1916 में होम रूल के बारे में, ये सवाल 2026 में क्यों पूछा, बिकॉज ऑफ 110 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल उन्होंने पूछा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। कहा कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1920 से 1935, उसके बारे में। तो 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, 1926 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई द ईयर 1926 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2026 में 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे। तो 1926 में जो जो चीजें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, और इसीलिए इस एरिया को देखिए डिमार्केट किया गया है 1920 टू 1935, ताकि इसमें 36 भी आ जाए और इसमें 1926 भी आ जाए। आसपास का देखो, थोड़ा सा लेके आपको चलना पड़ेगा, इतना तो आपको समझते हो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा। नेक्स्ट भारत के नाट्य शास्त्र के ऊपर सवाल पूछा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है इंडियन डांसेस। ज्यादा सवाल यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन इस बार ईपीएफओ के इस सवाल से लगता है ऐसा है कि इस बार डांसेस पे फोकस कर सकता है, लैंग्वेज पर फोकस कर सकता है,
क्लासिकल लैंग्वेज पे, क्लासिकल डांसेस पर फोकस कर सकता है, भारत के नाट्य शास्त्र के बारे में सवाल पूछा है। नेक्स्ट, स्टोन एज आर्ट एक थीम है, सवाल पूछा है रॉक आर्ट ऑफ द भीमबेटका। यूपीएससी की आदत है आर्ट एंड कल्चर से बहुत ढेर सारे सवाल पूछने की, और यूपीएफओ में भी इन्होंने देखिए हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द रॉक आर्ट ऑफ द भीमबेटका, ये सवाल पूछा इन्होंने। अगर इसका जवाब आएगा आपको तो कल के दिन यूपीएससी अगर स्टेटमेंट बनाकर भी पूछ लेगा तो आपको पता होगा। ऐसे आप लिंक कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। भीमबेटका कहां पर है, कब बनाया गया, कब नहीं बनाया गया, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, दो सवाल भीमबेटका के ऊपर है, एक यहां पर भीमबेटका, एक यहां पर भीमबेटका। इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर जब सवाल पूछा तो वहां पर भी भीमबेटका रॉक आर्ट को इंक्लूड किया, और देखिए यहां पर भी। तो दो बार सवाल भीमबेटका के ऊपर क्यों पूछ रहा है? या तो समथिंग वेरी रेलेवेंट हैज हैपेंड इन द करंट अफेयर, टेल मी व्हाट हैज बीन डन रिगार्डिंग दिस। भीमबेटका में ऐसा क्या हुआ है कि ये सवाल दो बार भीमबेटका के ऊपर, और डांसेस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा है नाट्य शास्त्र से, आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा है भीमबेटका से। और सवाल क्या पूछा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड कीजिए पेंटिंग्स, तो ये फिर से पेंटिंग्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों पूछा? यूपीएससी का टाइप समझिए, किस टाइप का सवाल पूछ रहा है आर्ट एंड कल्चर से। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? और साथ में अजंता, यहां पर सित्तनवासल केव के बारे में, बृहदीश्वरा टेम्पल के बारे में, ये जितनी चीजें लिखी हैं ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कीजिए, सारी इंपॉर्टेंट है। साथ में थोड़ा सा डिग कीजिए कि क्यों ये पूछ रहा है, वाई ढूंढिए। हर चीज का वाई नहीं मैं बता सकता आपको, मैं हेल्प कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करोगे लगेगा कि हाँ ये करने में मेहनत लगती है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर सवाल पूछा, लेकिन भीमबेटका बार बार रिपीट करके दो बार, रिवोल्ट से दो बार सवाल पूछा, एंड दैट टू फ्रॉम दी रंपा रेबिलियन, संथाल रेबिलियन उसमें मेंशन है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रेबिलियंस है। तो क्या यूपीएससी बार बार सवाल वहां पर पूछता नहीं है? पूछता है। सीडीएस सीपीएफ नहीं पूछता है? पूछता है। तो क्या इस बार यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में भी चांसेस है कि वहां पर फोकस करे? बिल्कुल चांसेस है कि वहां पर फोकस करे। नेक्स्ट इज टेम्पल आर्किटेक्चर, ब्लैक पगोड़ा के बारे में सवाल पूछा। हालांकि ये सब बड़ी नॉर्मल चीजें जो हम करते हैं, सवाल पूछा ब्लैक पगोड़ा के बारे में। तो क्या इस बार टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है? मैं आपको लिख कर देता हूं, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में करंट अफेयर में बहुत चीजें रही हैं। विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद ड्यूरेशन ऑफ दिस सीरीज, जब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ईपीएफओ का एग्जामिनेशन आपको बोल रहा है कि ये आर्ट इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुद्धिज्म, इस बार बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म थीम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट दिस टाइम देयर इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि बुद्धिज्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा उसका पूरा रैशनल लगाकर एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। और महायान बुद्धिज्म पर सवाल पूछा ईपीएफओ एग्जामिनेशन, इस टाइप का सवाल पूछा यूपीएससी ने। कुछ टेक्स्ट इंक्लूड कर लेता है, तो थीम्स को मर्ज करता रहता है, लिटरेचर को मर्ज कर देगा फिलॉसफी से। तो बुद्धिज्म में महायान बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको नोट करना है, ये सारे सवाल आपको लगाने भी हैं। तो हिस्ट्री से कितने थीम्स पूछे और कितने टॉपिक्स पर फोकस करें, तो कितने ही हमको पता चल गया। ऐसा लगता है कि बड़ा, अरे बाप रे बाप। एक हमको रिवॉर्ड्स पता चला, एक हमको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ पीरियड्स पता चला जहां पर हमको फोकस करना है, इंडियन डांसेस में एक हमको स्टोन आर्ट या पेंटिंग, साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर एंड बुद्धिज्म, यही तो टॉपिक पता चले। इनको नोट डाउन कर लिया। अब इनके बारे में आप जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इनको हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये हमने ईपीएफओ एग्जामिनेशन में देखा था, तो हमको याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे अगर पढ़ेंगे तो इनका आउटपुट आने के बढ़िया चांसेस है। नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी से ये सवाल नहीं, ये तो इकोनॉमी का सवाल है, इसको माफ कीजिए गलत जगह ला दिया। पॉलिटी से ये सवाल है, उसको हम बाद में कर लेंगे। जुडिशरी से सवाल पूछ रहा है, दो सवाल उसने जुडिशरी से पूछ रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस टाइप का सवाल पूछ रहा है वो अंदर घुस के जुडिशरी से। Supreme Court of India and the High Court have exclusive original jurisdiction in dispute among two or more states. Only the Supreme Court of India and High Courts and District Courts have the power to issue writs. Chief Minister of a state has absolutely no role in entire appointment process of a High Court judge. Local customs conventions ये लिखा हुआ। ये जुडिशरी से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ अपॉइंटमेंट पर, कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर, कुछ रिट्स पर। ये जब आप निकालते हैं कि सवाल किस पर है, रिट्स पर है,
ये सवाल निकालते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पर है। ऐसे सवाल के टाइप समझते हैं हम कि जब हम समझ रहे हैं कि ये सवाल कहां से पूछ रहा है, जुडिशरी पूरा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवाल पूछ रहा था, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको निकालिए। अब जाके पढ़िए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कहां कहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी साथ में जुरिस्डिक्शन है। रिट्स के बारे में पढ़िए, किनके पास पावर है रिट इश्यू करने की। आर्टिकल 139 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आर्टिकल 32 है क्या, यह पढ़ना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में किसका रोल होता है। तो ये 3 टॉपिक आपको पता चले ना कि जुडिशरी के अंदर 3 कंटेंट आपको क्या पढ़ना है, कहां से सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये नहीं कि आंसर टिक कर देना, इनका मतलब ये समझना भी है। जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये। दूसरा, इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सवाल देखिए किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के ऊपर। फर्स्ट यूज 2004 में हुआ था व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशन वाइड। तो आपको पता करना है फर्स्ट यूज कब हुआ था और ये सवाल क्यों पूछा, उस यूज से कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए। मुझे सब कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। देखिए मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूं आपका भी मुझे समझ में आएगा कि कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको सर्च करके आप मुझे बताओ भी कमेंट बॉक्स में कि देखो सर ये ऐसा ऐसा है इसलिए पूछा गया। जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आई विल बी मोर विलिंगली टू हेल्प यू, और ज्यादा मन करेगा मेरा हेल्प करने की कि मैं और आपको बताऊं। इसमें ये 2 वे कम्युनिकेशन है। देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये सवाल पूछा क्यों, इलेक्शन से सवाल पूछ रहा है। तो क्या इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। क्या आर्टिकल 324 से 329 पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ऐसा ही सवाल सेम सवाल यूपीएससी से पूछ लिया प्री एग्जामिनेशन में तो आप क्या कर लोगे। अगर आपने कभी करा ही नहीं होगा ऐसा सवाल तो दिक्कत में आ जाओगे। तो ये अगर करा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये इस टाइप के सवाल पूछ रहा है, शॉक फैक्टर हटेगा। गवर्नेंस में सवाल पूछा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के ऊपर, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो क्या इस बार नेवा पढ़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। गवर्नेंस अगर सवाल इस टाइप का पूछ रहा है, नॉर्मली वो सवाल जो पूछते हैं वो स्कीम्स होती हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट स्कीम पूछेगा स्माइल के बारे में, अगर जब मैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स की वीडियो बनाऊंगी, इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन वन शॉट फॉर यूपीएससी प्री 2026, तो ये स्माइल डालना मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने 2025 में जितनी स्कीम बताई थी, 2 स्कीम जो यूपीएससी ने पूछी वो उन्हीं से थी, और ये जो पूछा है ये भी उसी वीडियो से ही पूछा है। स्माइल भी मैं बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यूपीएससी प्री 2025, वो ईपीएफओ में ही पूछ रहा है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योर स्कीम इज मेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ वूम। इंपॉर्टेंट स्कीम में ये जरूर पढ़ेंगे। साथ में देखिए इंपॉर्टेंट बॉडीज इन न्यूज, अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन गनरी, इसके ऊपर सवाल पूछा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी इंडिया हैज एक्रीडेट क्लासिफाइड अंडर ए इन द ईयर 2025। क्या ऐसा कुछ करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है क्या। एनएचआरसी कब बना था, एनएचआरसी को जब बना था उससे कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2025 2026 में, क्यों ये सवाल पूछ रहा है वो। जब आप ये सवाल का जवाब पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बोल रहा हूं और करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप सीखें करके। मैं बता सकता हूं 2 मिनट में, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। आप जाके चेक कीजिए तो आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी पता चलेगी कि एनएचआरसी कब बना था, किस एक्ट से बना था, पहले कौन सी बॉडी थी, बाद में कौन सी बॉडी बनी। ये इंफॉर्मेशन जब आप पता करोगे तो दिमाग में लंबे समय तक के लिए टिकेगी, बिकॉज यू आर क्यूरियस टू सर्च फॉर समथिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, एक मेथड होता है सीखने का और ब्रेन में, मेमोरी में इंफॉर्मेशन को ज्यादा समय तक रिटेन करने का। सीखिए वो चीज। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल पूछा कि बताइए ये जो चीजें हैं कौन से पार्ट में लिखी हुई हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट पार्ट 5 में होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर स्टेट पार्ट 6 में होगा। ये जिन्होंने पार्ट्स कभी नहीं पढ़ा, जिन्होंने आर्टिकल्स कभी नहीं पढ़े, जिनको लगता है कि आर्टिकल्स याद करने में बहुत दिक्कत होती है, मेंटरशिप स्टूडेंट से मिलिएगा। पार्ट्स, आर्टिकल की रेंज एंड 250+ आर्टिकल्स ऐसे बताएंगे आपको कि आप भी एकदम कहोगे कि क्या बोल रहे लोग, कैसे बता रहे, और वो कहेंगे ये तो इजी है। क्यों इजी है, एक तरीका फॉलो करोगे तो सारे याद हो जाएंगे। हमें सारे याद करने भी नहीं, हमें इंपॉर्टेंट याद करने हैं। मेंस में हमें आर्टिकल की लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, आर्टिकल को कोड भी करने से मार्क्स मिलेंगे, जैसे जजमेंट को कोड करने से मार्क्स मिलते हैं। ये बोथ पे हेल्प करता है प्री एंड मेंस। ऐसे सवाल यूपीएससी पार्ट से पूछ लेगा, आप तो बैठे रहोगे
कि पार्ट से सवाल पूछा आप कैसे जवाब दे, बड़ा फैक्चुअल है। पर कोई भी इंसान अगर पॉलिटी पढ़ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है तो उसको पार्ट्स तो पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल हैं, इतने अमेंडमेंट हुए हैं। कैसे बिना ये समझे कैसे करोगे? सिर्फ आर्टिकल 13 और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने से नहीं होगा। यूपीएससी ने सवाल आर्टिकल 110 मनी बिल के ऊपर नहीं पूछा था, आर्टिकल 109 मनी बिल के ऊपर पूछा था। याद है आपको? 109 पूछा। आप तो 110 पढ़ते रहे, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जीवन भर आप ये पढ़ते रहे। आर्टिकल 109 के ऊपर सवाल पूछ ला तो आपने उस स्टेटमेंट को काट दिया कि वो तो है ही नहीं और वो था, तो आप मात खा गए। मैं यही समझा रहा हूं, यही समझा। यूपीएससी को भी पता है कि आप क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, तो उसको पता है कि कहां पर आपको ट्रैप करना है। चलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईपीएफओ 2025 में सवाल पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल का कौन मेंबर नहीं है? ये जीएसटी काउंसिल के ऊपर सवाल क्यों पूछा, वो भी 2026 में? 2025-26 खत्म ही होने वाला है, 26 आने वाला है। वाई यूपीएससी कैन आस्क? इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2016 में। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जिससे जीएसटी काउंसिल आए, और उस अमेंडमेंट को कितने साल हो रहे हैं? या आप भी पता करो, मैं तो बता ही रहा हूं। 10 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए सवाल पूछा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, जीएसटी काउंसिल इन पर्टिकुलर। एक रैशनल काम नहीं करता, और भी रैशनल हो सकते हैं, मैं तो आपको एक रैशनल बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बॉडीज, आरटीआई एक्ट के ऊपर सवाल पूछा। वाई आरटीआई एक्ट? आरटीआई को 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 20 ईयर्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। 20 साल कंप्लीट हुए तो यूपीएससी ने आरटीआई एक्ट के ऊपर सवाल पूछा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, while the chief information commissioner is not eligible for reappointment after completion of the term of 5 years, other information commissioner are eligible to reappointment। ये दो स्टेटमेंट बनाया, आपसे सवाल पूछा किसके ऊपर? आरटीआई के ऊपर, क्योंकि 20 साल 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। फिर सवाल पूछा कि बताइए लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किन किन पर लॉ बना सकता है? आर्टिकल 245 से 263 जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है। पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाके पढ़िएगा, साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर कि पार्लियामेंट के पास किन सब्जेक्ट में लॉ बनाने की पावर है। सवाल कहां से? सवाल बेसिक पार्लियामेंट से। जुडिशरी से दोबारा एक सवाल पूछा, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। याद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में वहां पर बात कर रहा था, देखिए यहां पर कंटेम्प्ट के बारे में पूछ रहा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में सवाल पूछ रहा है। ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जुडिशरी में किन किन टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट, इन टॉपिक्स पे सवाल पूछ रहा है। ये तो चलो बेसिक है, मैं मानता हूं, पर ये तो पता चल रहा है कि 3-3 सवाल जुडिशरी से पूछ रहे हैं, तो इस बार जुडिशरी फोकस में, पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर फोकस में। ये समझ आ रहा है? करेक्ट। डीपीएसपी में सवाल पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। वाई यूसीसी? क्यों पूछ रहा है सवाल यूसीसी? ऐसा क्या हुआ करंट अफेयर में कि सवाल यूसीसी से पूछ रहा है? और कैसा सवाल पूछ रहा है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन इंडिया, प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी में कौन कौन आता है? ये सारे डीपीएसपी में आते हैं क्या? अमेंडमेंट होके अभी इस समय पर ये कौन कौन से आर्टिकल हैं? क्या ये आर्टिकल 51 है, 44? ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, चिल्ड्रंस एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, क्या पहले था, अब कितने ईयर तक है? वही चीज समझनी है आपको। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पॉलिटी के कुछ एरियाज है। कौन कौन से एरियाज हैं? जुडिशरी के सवाल 3 बार देखे आपने कि जुडिशरी से 3 सवाल पूछे, गवर्नेंस से सवाल पूछा, इलेक्शन से सवाल पूछा, स्कीम में स्माइल से सवाल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट बॉडीज में आरटीआई के बारे में पूछ रहा है, एनएचआरसी के बारे में पूछ रहा है। तो आपने नोट कर लिया, कितना ही टाइम लगा नोट करने में? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। कहां से? पॉलिटी के सेक्शन से। इकोनॉमी के सेक्शन से आते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज एन इनिशिएटिव विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इनिशिएटिव याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये सवाल पूछा। यस।
पेंशन के ऊपर सवाल पूछ रहा है, ईपीएफओ एग्जामिनेशन है, जाहिर सी बात है ईपीएफओ ने खुद ही पूछा पेंशन के बारे में। तो क्या इस बार पेंशन के बारे में पढ़ के जाएं? बिल्कुल पढ़ के जाएं। क्या इस बार इंश्योरेंस के बारे में पढ़ के जाएं? बिल्कुल पढ़ के जाएं। इंश्योरेंस एंड पेंशन वैसे हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है यूपीएससी इस बार, चलो ये ईपीएफओ का एग्जाम है तो फोकस करेगा, लेकिन हो सकता है पेंशन से इस बार सवाल पूछे जाने के और चांसेस है, बिकॉज ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अफेयर ऑल्सो, जो पेंशन में हो रहा है। तो ये पेंशन के ऊपर सवाल हो गया। तो क्या पेंशन इंपॉर्टेंट है? यस, दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। ईपीएफओ इंपॉर्टेंट है। एक हमेशा हमने सुना है इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम्स, तो जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डीएलआई, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ईएलआई, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एज अ होल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। क्या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेटा क्या है उस अनएम्प्लॉयमेंट का, कौन रिपोर्ट देता है अनएम्प्लॉयमेंट के, कौन सी मेथड्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करने के, मेजर करने के, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। वो बेसिक इंपॉर्टेंट है, यानी बैकवर्ड लिंकेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये क्या नई चीज इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बिल्कुल ईएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे, वैसे नॉर्मली पीएलआई पढ़ेंगे, डीएलआई पढ़ेंगे, लेकिन अब हमको ईएलआई भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओपन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ विच रीजनल ब्लॉक फॉर द पीरियड ऑफ 2024-27 यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? एक नया फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ विच रीजनल ब्लॉक फ्रॉम पीरियड 24-27। अगर आप देखेंगे सार्क का ईयर 1985 था, 1985 को सार्क आया था और 2025 में सार्क को 40 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ये एग्रीमेंट हमने सार्क नेशन के साथ किया है? क्या इसका आंसर ए है? बिल्कुल इसका आंसर ए है। और इसीलिए अगर 40 साल कंप्लीट हुए हैं तो सार्क के ऊपर सवाल पूछा। आप समझिए, इसके ऊपर सवाल पूछने का ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट हो गया और ये रैशनल नंबर दूसरा हो गया 40 साल। यही आपको पता करने जो मैं आपको बोलता रहता हूं। बजटिंग के ऊपर पूछा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर सवाल पूछा, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, वो सवाल पूछा। ये मैंने आपको बताया वेलफेयर स्कीम एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, जो ये स्कीम 2021 में आई थी, उसको 5 साल कंप्लीट हुए, इसलिए रिपोर्ट पूछा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक दिन खत्म होगा और हमारी पॉपुलेशन ओल्ड एज में भी आएगी। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में क्लासिफिकेशन, एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन हुआ था पिछले बजट में, करेक्ट। उस करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट से सवाल पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एमएसएमई इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे हम एमएसएमई का क्लासिफिकेशन करते हैं ये सवाल पूछा है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से। यस। फिर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 पहली बार करंट अफेयर में है, इसलिए पूछा, ये सवाल पूछा। और सवाल पूछा कि जीडीपी के बारे में, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर जीडीपी में करंट प्राइस पर कितना एस्टिमेटेड है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और फिर सवाल पूछा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एक सवाल पूछा निष्ठा स्कीम से। निष्ठा स्कीम से सवाल क्यों पूछा? NISTA is an integrated teacher training program that has been extended to cover teachers at all stages of the school education and PM पोषण के बारे में सवाल पूछा। PM पोषण स्कीम कब आई थी? कितने इयर्स कंप्लीट हुए PM पोषण को? निष्ठा कब आई थी? 2019 में आई थी। इसको कितने साल कंप्लीट हो गए? 5-6 साल कंप्लीट हो गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द निष्ठा एंड PM पोषण। क्या हम इनको जब वन शॉट स्कीम की बनाएंगे, क्या इनको इंक्लूड नहीं करना बनता है? बनता है ना इनको तो, क्योंकि ईपीएफओ। आप समझ रहे हैं ये टॉपिक कैसे हम बताते हैं, कैसे एग्जामिनर को समझे कहां पर फोकस कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये जरूर समझे क्यों कर रहा है। सवाल पूछा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। आपने एक चीज सुनी होगी NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये कब आया था? कौन सा एक्ट आया था? कौन से ईयर में आया था? उसको कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं? अप्रॉक्स 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से। दूसरा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर सेट अप इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1960। 1950 से 1960, 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 75 ईयर्स ऑफ DFI, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। और देखिए सवाल पूछा कि इसके ड्यूरेशन के बीच में किसको सेटअप किया गया था,
75 years and recent context of 5 years of NABFID डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या इस बार पढ़ के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और इन्फ्लेशन, नॉर्मल बेसिक सवाल इन्फ्लेशन से, क्योंकि इन्फ्लेशन तो न्यूज़ में रहता है, ये बढ़ता घटता रहता तो न्यूज़ में रहता है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, एक ज़रूर याद रखिएगा, व्हाट इज़ रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एंड देन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पे। ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बस 3 थीम्स हैं, एक डिफेंस की थीम है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी की थीम है और एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की थीम है। क्या सवाल पूछे हैं ये देख लो ताकि आपको एरिया थोड़ा समझ में आएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी में पूछता है कि एक्रोनिम एवाक्स किस पर स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर व्हाट। मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब भी दीजिएगा। सवाल डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूछा ईएम्स के ऊपर, एज अ काउंटर मेजर टू ड्रोन स्वॉर्म अटैक एन इफेक्टिव वेज टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जैमिंग टू डिस्टर्ब द जीपीएस एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द ड्रोन्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज यूज फॉर ईएम ड्रोन जैमिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जैमिंग के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी से आप ये काम कर सकते हैं? फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल या इंफ्रारेड? इसका जवाब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल पूछेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड एम्प्लॉयड बाय जीपीएस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ टारगेट। यस एंड फिर बेसिक्स फैटी एसिड्स के रिगार्ड में सवाल पूछा एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चैट जीपीटी के बारे में सवाल पूछा। बहुत एआई हम यूज़ करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए सवाल पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा कि फॉर ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। तो देखिए बार बार एआई के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया एक सवाल, इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल है। तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है जहाँ पर आपको सवाल बार बार पूछे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से SSL इंस्क्रिप्शन के ऊपर सवाल पूछा कि ये क्या होते हैं और इंस्क्रिप्शन से सिक्योरिटी बढ़ती है घटती है, इस समय पर साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, उन सब कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी से स्पेस एक्स के ऊपर सवाल पूछा। क्यों पूछ रहे हैं स्पेस एक्स के ऊपर सवाल? स्पेस टेक्नोलॉजी पिछली बार क्यों इंपॉर्टेंट थी, इस बार भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है? 1975 में इसरो ने अपना पहला मिशन किया था और उस मिशन को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसरो स्पेस मिशन इसलिए मैंने बोला था 2025 के प्री में भी पूछा जाएगा और पूछा भी गया और 2026 में भी प्रोबेबिलिटी है कि सवाल पूछे जाएंगे। एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईपीएफओ एग्जामिनेशन। तो पॉल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा, फोटो केमिकल स्मॉग के ऊपर कि प्राइमरी रिएक्टेंट्स कौन से हैं। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आर्कटिक के ऊपर सवाल पूछा कि परमाफ्रॉस्ट थॉइंग इन आर्कटिक किस एसोसिएटेड कंसर्न क्या क्या है? प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद दिस थॉइंग, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग इन द आर्कटिक रीजन, ये सवाल पूछा। एंड साथ में बायोफ्यूल्स एंड बायो इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा कि इंडिया की बायो इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करती है। एंड बायो E3 प्रमोट्स रीजनरेटिव बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट्स अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी अलाइन विद इंडियाज नेट जीरो गोल। तो रिसाइकलिंग के ऊपर सवाल पूछता है, कभी R3 के ऊपर सवाल पूछता है, तो वो इंपॉर्टेंट जोन है। यानी इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन हो, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो, पॉल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये इंपॉर्टेंट थीम रहते हैं जहाँ से सवाल पूछता है। इन सब के ऊपर ये थीम्स है इस बार ईपीएफओ एग्जामिनेशन में फोकस किया यूपीएससी के एग्जामिनर ने। क्या ये थीम्स, क्या ये टॉपिक्स, क्या ये पूछने का ढंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। इन पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, इनको लिख कर इनको तैयार कर लीजिए। इस बार यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आ सकते हैं और ऐसी ही वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा आपके लिए, ताकि धीरे धीरे करके एग्जामिनर को माइंडसेट को समझकर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लें और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करके बेहतर इनपुट आउटपुट का रेशियो कर लें। अगर आप कहेंगे तो ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए वो लिख कर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड करके उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर आप मुझे टाइप करके बताइए कि यस सर हमें चाहिए कि ये जो टॉपिक्स आपने बताए इनको लिस्ट डाउन करके एक PDF में आप हमें प्रोवाइड भी कर दें, तो मैं कर भी दूंगा और चाहे तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 मिनट लगेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आप नोट कर रहे होंगे तो आई थिंक आपने बना ही लिए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं, वो पूरी लिस्ट आप बना सकते हैं। मैं आपका कमेंट जो है वो पिन भी कर दूंगा ताकि सभी के लिए वो उपयोगी हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप एग्जामिनर के माइंडसेट को थोड़ा सा डिकोड करने में आपको हेल्प हुई होगी और रैशनल के साथ साथ एग्जामिनर किन टॉपिक पर फोकस कर रहा है ये भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं करिए
ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे, अगर पसंद आ रही है तो कर सकते हैं, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जैसा आपका दिल करे, जैसे आपका मन करे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। प्री एग्जामिनेशन की सही तैयारी करोगे तो इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा आपसे। बार बार इस फेलियर के साइकिल से जो तुम जूझ रहे हो, जो विशेष साइकिल में फंस गए हो, एक ना एक दिन ज़रूर निकलना है। सही मेथड, सही तरीके अडॉप्ट करोगे तो इस बार प्री एग्जामिनेशन में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।